यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम फर्जी रख लें लेकिन लोकेशन रियल ही बता दें। उनका फर्जी नाम रखा गया है अब्बास और लोकेशन है इंडिया का कर्नाटका हासन डिस्ट्रिक्ट घोड़े नरसीपुर। वो एक बता रहे थे कि एक नदी चलती है, उसको उनकी कुछ जबान में उसको घोड़े नरसीपुर बोलते हैं। अब्बास कहते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब मैं खुद बहुत छोटा था, खेलता कूदता था, लेकिन उसी वक्त से ही मुझे शौक था रूहानियत का, अमलियात का, क्योंकि मेरे घर के अंदर जो मुझे नमाज, कुरान और लोगों से हुस्न इखलाक से मिलना, ये सारी चीज़ें इस अंदाज में सिखाई गई थीं कि बचपन से ही मैं नमाज कुरान का बहुत पाबंद था। इस हद तक ख्याल रखता था कि जब मैं बाहर जाता था, जैसे जैसे मुझे शऊर आ रहा था, तो बाहर कहीं मुझे वॉशरूम के लिए भी जाना पड़ता तो पहले मैं एहतमाम करता कि मुझे साथ में वुज़ू भी करना है, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया था कि कभी भी नापाक नहीं रहना। हमारे जो बड़े अब्बा थे, जिस तरह बाप का जो बड़ा भाई होता है जिसको चाचा बोलते हैं, कुछ लोग उसको ताया बोलते हैं, कुछ लोग उसको बड़े अब्बा बोलते हैं। तो कहते हैं जो हमारे बड़े अब्बा थे वो और हमारी बड़ी अम्मा रूहानियत के साथ बहुत ज़्यादा अटैच। बड़े अब्बा, हम उनको बचपन में ही देखते थे कि मुसल्ले पे जब इस अंदाज में बैठते थे तो पढ़ते ही रहते थे। हम हैरान होते थे कि नमाज तो कब की ख़त्म हुई, बड़े अब्बा क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका पढ़ने का सिलसिला ना सिर्फ अक्सर दिन को, शाम को, अक्सर रातों को भी नज़र आता। वो तहज्जुद गुजार थे और बड़ी अम्मा का भी यही हाल था। सुबह उठ के कुरान मजीद की तिलावत करती और सारा दिन अपनी इबादत में गुजारती। लोगों का एक मिलना जुलना जो उस घर में होता वो इस हवाले से होता, लोग बड़े अब्बा के पास अपना जादू का, तावीज़ का, कोई इसी तरह का मसला लेकर आते तो वो बगैर पैसे लिए उनके ऊपर दम करते और वो ठीक हो जाते। इन्हीं बातों की वजह से मेरे अंदर भी वालिदैन की जो सिखाई हुई तरबियत थी वो ऐसी ही थी कि मैं भी नमाज बाकायदगी से पढ़ता था और कोशिश करता था कि पाक साफ रहूं। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बड़ा होता गया। हमारे घर में एक दादी जिसको हम बोलते थे, एक खादमा थी जो हमारे घर में मुलाजमत करती थी, घर के काम काज करती थी। उसको हमारे घर में काम करते हुए कोई तकरीबन 25 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। अब वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए हम उनको दादी बुलाते थे। लोकेशन क्योंकि ये रियल है तो वहीं कहते हैं जहाँ पे हमारी वो दादी अम्मा रहती थी, मुलाजमा रहती थी, उन्हीं के घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था ये कोई 300 साल से भी ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है, क्योंकि उसके अंदर जो कब्रें बनी हुई थी वो बहुत ही अजीबो गरीब थी। इतनी ऊंची ऊंची कब्रें थीं जो हमने पहले ऐसी नहीं देखी थी। कुछ कब्रें इस अंदाज में थीं कि 3 या 4 कब्रों को इकट्ठा बना के उनके इर्द गिर्द दीवार कर दी गई थी, और कुछ कब्रें ऐसी भी थीं जो 8 या 10 कब्रें इकट्ठी होती थीं और उनके इर्द गिर्द भी दीवार बना दी गई थी। ऐसी दीवार जैसे कोई अपना कच्चा मकान बनाता है और उसकी दीवार बनाता है, और उसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता भी रखा गया था। ये उस कब्रिस्तान की हैरान कुन बात थी कि वो 300 साल से पुराना जो कब्रिस्तान है, ऐसा क्या था कि वहाँ पे कुछ कब्रें ऐसी भी थीं जैसे माँ और बेटे की इकट्ठी कब्र बनाई गई हो। तो वो कब्र इस अंदाज में बनी हुई थी कि आधी कब्र दूसरी कब्र के अंदर मर्ज हो गई थी।
यानी अगर माँ और बेटे को इस अंदाज में लिटाया जाए कि एक छोटा मासूम बच्चा माँ के सीने से लिपटा हो, तो जिस तरह वो चिपक सा जाता है माँ से, तो वो माँ की कब्र एक ऐसी जिस कब्र के आधे हिस्से के अंदर से ही छोटी एक कब्र को निकाला गया था। कब्र के ऊपर वाला हिस्सा जिसको तावीज़ बोल लें या जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है कब्र के ऊपर, वो माँ की कब्र के आधे हिस्से से ही एक छोटे बच्चे की कब्र बना दी गई थी। हम उस कब्र को देखते थे तो हैरान होते थे। और बाकी कब्रें भी इतनी ऊंची ऊंची इस अंदाज में बनाई गई थी जैसे रेत के टीले होते हैं, ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, ऐसी ही रेत के टीलों की तरह ऊंची ऊंची कब्रें थी। ये बहुत अजीबो गरीब कब्रिस्तान था। और जितने भी कब्रें वहाँ पे बनी हुई थी बहुत ही पुरानी थी। उसका एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे आज मकीम वहाँ के जितने भी लोग थे जो क़याम रखते थे, वो अपने मरने वालों को उस नज़दीकी हिस्से में दफना रहे थे। लेकिन पीछे वाला उस कब्रिस्तान का जितना भी हिस्सा था बहुत ही पुराना और बहुत ही खौफनाक सा था। बहुत कम किसी कब्रिस्तान में ऐसा सिलसिला होगा कि कब्रों के इर्द गिर्द इतनी बड़ी दीवार कर दी जाए जैसे मकान की दीवार होती। इसकी क्या वजह थी कोई नहीं जानता था, लेकिन वहीं उसी कब्रिस्तान में मौजूद वो इमली का दरख्त जो इतना बड़ा था कि उसका नीचे वाला तना इतना ज़्यादा मोटा था कि अगर 4 से 5 लोग अपने हाथों को हाथ थाम लें, एक गोल दायरा सा बना के 4 से 5 लोग गोल दायरे में हाथों को हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं, तो जितना बड़ा गोल दायरा बनता था उतना मोटा उस दरख्त का तना था जिसके इर्द गिर्द हम भी अक्सर खेलते थे। आज हैरान होता हूँ मैं ये सोच के कि वो इमली का दरख्त एक ऐसा दरख्त था जिसके एक हिस्से पे हमेशा इमली लगी होती थी, दूसरे हिस्से का हाल ये था जैसे ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ने लगते हैं, तो उस साइड पे ऐसे ही महसूस होता था कि उसके पत्ते झड़ रहे हों। और पत्ते पूरे दरख्त के नहीं झड़ते थे, एक ख़ास हिस्से के पत्ते झड़ के नीचे गिरते थे। अगर दूसरी साइड के भी पत्ते अगर झड़ते थे, गिरते थे, लेकिन वो ज़मीन पे उसी तरफ ही जाकर गिरते थे जिस तरफ ख़ज़ां का सा मंज़र था, जिस तरफ उस इमली के दरख्त को देख के ही लगता था कि इस साइड के पत्ते ज़्यादा गिरते हैं। एक दरख्त है, अमूमन उसके पत्ते तो हर चारों तरफ से गिरेंगे, लेकिन उसकी ख़ास बात यह थी वो नज़र ही ऐसे आता था कि इसके पत्ते सिर्फ इस ही साइड से गिरते हैं, इस साइड से ये सारा साल फल देता है और बाकी हिस्सा उसका ऐसे सरसब्ज़ व शादाब होता है कि जैसे कभी इस दरख्त पे ख़िज़ां आई ही नहीं है, जैसे इस दरख्त के पत्ते कभी सूखे ही नहीं। कब्रिस्तान के अंदर ये दरख्त मौजूद था। और जब आप कब्रिस्तान में दाखिल होते थे तो वो जो पुराना हिस्सा बना हुआ था कब्रिस्तान का, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कब्रें थीं टीले की तरह, रेत के टीले की तरह, वहीं उन्हीं के पास ही ये दरख्त मौजूद था। मुझे याद है मेरा बचपन भी इसी दरख्त के साथ खेलते हुए गुजरा था। हम जब बच्चे होते थे सारे निकल के जाते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। इस इमली के दरख्त की छाँव काफ़ी एरिए तक फैली होती थी और जब धूप निकलती थी तो उस धूप से बचने के लिए उसी इमली के दरख्त की छाँव में जाके हम बच्चे खेलते थे। इसी तरह हमारी जो वो दादी थी जो हमारे घर में काम करती थी, उनके 2 पोते थे, एक बड़ा और एक छोटा। ये दिन का टाइम था, वो दोनों बच्चे भी अपने घर से निकले, खेलना शुरू हो गए। आज छुट्टी का दिन था। वो जो दादी थी आज हमारे घर नहीं आई थी, एक दिन उसकी भी छुट्टी होती। तो बच्चे दोनों, बड़ा भाई और छोटा भाई, खेलते खेलते उसी इमली के दरख्त के नीचे तक पहुंच गए। कब्रिस्तान सुनसान पड़ा हुआ था। आज किसी का प्यारा ऐसा नहीं था जो इस मट्टी के अंदर दफन होने के लिए पहुंचे। हर कोई अपने काम काज में मौजूद था और एक ऐसी तेज धूप का दिन था कि बच्चे
छाँव की तलाश में खेलते कूदते दोनों उसी दरख्त के नीचे पहुंच गए और खेलते खेलते एकदम से बड़े भाई को महसूस हुआ कि मुझे सुसु आया है, पेशाब आया है। अब वो क्योंकि मुसलसल उसी दरख्त के नीचे ही खेल रहे थे, कब्रें थीं लेकिन बिल्कुल करीब नहीं थीं, अब वो दूर दूर थीं, क्योंकि जिस जगह पे ये इमली का दरख्त और मोटा सा इसका तना मौजूद था तो इतने एरिए से दूर दूर कब्रों को बनाया गया था। इसलिए समझिए ये एक छोटा सा मैदान सा बन गया था, नीचे उसका तना और उसके काफ़ी एरिए तक गोल गोल खाली सी जगह थी, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए मौका मिल जाता था। तो दादी के उस बड़े पोते ने खेलते खेलते वहीं दरख्त के नीचे छोटा पेशाब कर दिया। जैसे ही उसने छोटा पेशाब किया और उसके बाद वो अपनी जगह से एकदम से खड़ा हुआ तो छोटे भाई की निगाह पड़ी कि उसका बड़ा भाई मुड़ा ही था उसके पास खेलने के लिए, लेकिन एकदम से उसने अपना सीधा हाथ ऊपर किया और उसने अपना हाथ अपनी गर्दन के करीब इस अंदाज में कस लिया जैसे कोई अपनी गर्दन को दबाता है, और साथ ही उसका उल्टा हाथ भी उसी तरह गर्दन के इर्द गिर्द ऐसे लिपट गया कि उसने अपनी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। छोटा भाई भाई से मुखातिब हुआ, क्या कर रहा है यार, आजा खेलते हैं। लेकिन उसने देखा कि वो अपने हाथों से अपनी गर्दन को इस अंदाज में दबा रहा है कि छोटे भाई को समझ ना आया। भाई के करीब पहुंचा, उसको कहा ये क्या कर रहा है, छोड़ना, खेलते हैं। तो उसने देखा कि वो अपने हाथों की गिरफ्त को और मजबूत करता जा रहा है, गर्दन को दबाता जा रहा है, यहां तक कि छोटे भाई ने देखा उसकी आंखें इस अंदाज में बाहर उबलना शुरू हो गई हैं जैसे वाकई उसका सांस रुक रहा हो। उसने जल्दी से अपने हाथ छोटे भाई ने उसके हाथों तक पहुंचा के खींचने की कोशिश की तो उसको अंदाज़ा हुआ हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत है। वो मजाक नहीं कर रहा था, शरारत नहीं कर रहा था, उसका बड़ा भाई वाकई हकीकत में अपनी गर्दन को अपने हाथों से दबा रहा था, इतनी जोर से दबा रहा था कि उसका सांस बंद होता जा रहा था और उसके गले से आवाज आ रही थी, अजीब आवाज। छोटा था लेकिन इतनी अकल रखता था कि मामला कुछ गड़बड़ हो चुका है। वहीं से चीखता हुआ पास ही जो घर था दौड़ता हुआ घर तक पहुंचा, जोर जोर से घर वालों को आवाजें देनी शुरू कर दी। घर वालों ने पूछा क्या हुआ है, क्यों शोर कर रहे हो? तो वो बोला जल्दी से आए, भाई को कुछ हो गया है। बच्चा था और इस जुमले के बाद घर वाले भी समझ गए यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। भागते हुए उसके पीछे पहुंचे, कहाँ है? तो उसने इशारा किया वो सामने देखें, और घर वाले जब वहां पे पहुंचे तो देखते हैं कि उस बच्चे ने खड़े खड़े अपनी गर्दन को दोनों हाथों से इतनी जोर से दबा दिया था, शायद अब वो बेहोश होकर गिरने वाला था। उसके चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था, यकीनन गले दबाने की वजह से खून जो रुक चुका था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जा रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो भागे उसके पास और कहा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही उसके करीब गए और उसके हाथों को हटाने की कोशिश की तो पता लगा कि हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत है जो किसी बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती। और अभी उसके गले से इस अंदाज में आवाज़ें आ रही थीं जैसे कि अब उसके मरने में कुछ ही देर रह गई है। गले से ऐसी आवाज़ें थीं जैसे इस गले से ये बच्चा नहीं कोई और आवाज़ें निकाल रहा हो। औरतें चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। मर्द वहाँ पे था नहीं, तो 2-3 औरतें जो उस वक्त घर में थी भागती हुई आई थी। उन 2-3 औरतों ने जोर लगा के मुश्किलों से उसके हाथों को उसकी गर्दन के पीछे हटाया। इतना उन दोनों औरतों को जोर लगाना पड़ा, उस बूढ़ी दादी को और उसकी उस बहू को, दोनों ने एक एक हाथ को इस मजबूती से पकड़ के पीछे जोर लगा के खींचा कि बच्चे ने एक जोर से सांस ली। अब वो जोर जोर से सांस ले रहा था, जिसका मतलब था कि इतना तेज, इतना जोर से उसका गला दबाया गया है कि उसकी सांस बंद हो गई थी। और जैसे वो सांस ले चुका तो दोनों खवातीन परेशान ये थीं कि अभी भी वो दोनों हाथ जो उसके गले से तो दूर हो गए थे, लेकिन फिर से वो हाथ कोशिश कर रहे थे कि उसके गले की तरफ जाएं। और जैसे ही उन्होंने उसके दोनों हाथों को छोड़ा तो वो फिर से दोनों हाथ उसके गले की तरफ चले गए। ऐसे
से दोनों औरतों ने ज़ोर लगा के उसके गले से उन हाथों को निकाला और इसी तरह वो पीछे करती हाथों को वो हाथ फिर से चले जाते। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो जल्दी से उसको उठा के घर लेके गई, लेकिन सूरत हाल बदल नहीं रही थी। उनको कुछ समझ ना आया कि वो क्या करें, तो फौरी तौर पे दादी ने कहा, चलो हमारे घर का नाम लिया, अब्बास कहते हैं कि उस तरफ चलते हैं। और यूं उस बच्चे को उठाए तेज़ी से वो ख़वातीन भागती हुई, पास ही हमारा घर था, हमारे घर पहुंची। जो हमारे बड़े अब्बा थे उस वक्त वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। वहाँ पे बड़ी अम्मा बैठी इबादत कर रही थी। वो दोनों ख़वातीन तेज़ी से दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और चीखती चिल्लाती हुई कि बचा लीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, देखिए ये क्या हुआ है। दादी अपने मुसल्ले से उठी और दौड़ती हुई उसी तरफ आईं जिस तरफ वो दोनों ख़वातीन थी। बच्चे को देखा, बच्चे के गले से अभी भी आवाज़ें निकल रही थीं और जितनी ज़ोर से वो अपने गले को दबा रहा था, दादी एकदम से वापस मुड़ी। जल्दी से उन्होंने कुरान मजीद को उठाया और कहा, बच्चे को चारपाई पे लिटा दो। बच्चे को चारपाई पे जैसे ही लिटाया गया, दादी अम्मा ने कुरान मजीद को उठा के बच्चे के सीने पे रख दिया और उसके सीने पे कुरान मजीद को रख के खोल दिया और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दी। अब दादी उस चारपाई पे बैठी, कुरान मजीद उसके सीने पे रखी, ऊंचा ऊंचा कुरान मजीद पढ़ रही थीं कि तभी उस बच्चे के गले के अंदर से एक आवाज़ निकली, बुढ़िया तू कब तक कुरान पढ़ती रहेगी? तू जैसे ही कुरान पढ़ना बंद करेगी, हम फिर इसका गला दबा देंगे। उस मासूम से बच्चे के अंदर जो एक आवाज़ निकल रही थी, गला तो उस बच्चे का था, होंठ उस बच्चे के हिले थे, लेकिन बोलने वाला कोई और था जिसकी आवाज़ बहुत ही भारी भरकम थी, ऐसे जैसे जिसकी उम्र कोई तकरीबन कोई 50-60 साल का भारी भरकम आवाज़ का मालिक हो। उस बच्चे की तो बहुत ही सुरीली सी, बहुत ही पतली सी, कमज़ोर सी आवाज़ थी, लेकिन वो जो अंदर से दौड़ रहा था वो बहुत गुस्से में था और उसका गला ऐसे था, बुढ़िया पढ़ ले, तूने जितना कुरान पढ़ना है, तो जैसे ही कुरान पढ़ना बंद करेगी, हम इसका गला दबा देंगे। दादी ने सुन लिया था, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर मुसलसल कुरान मजीद पढ़ती जा रही, मुसलसल कुरान मजीद पढ़ती जा रही थी। वो दोनों ख़वातीन परेशानी की हालत में दादी के साथ ही खड़ी हुई थी और हमारी वो बड़ी अम्मा जो वहीं पे थी, मैं सॉरी दादी कह गया, बड़ी अम्मा, वो कुरान मजीद पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई, यहाँ तक कि आधा घंटा गुजरा होगा उनको कुरान मजीद पढ़ते हुए कि वही बच्चा जो नीचे तिलमिला रहा था